9th क्लास की विज्ञान साइंस, और इसके अंदर टोटल चैप्टर है 12, और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए शुरू करते हैं। चलो बेटा, देखो बहुत ही आसान चैप्टर है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, कई बार, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है और तुम बच्चे तो रहे नहीं, 9वीं क्लास में आ गए हो। फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते हैं, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वही करते हैं, फालतू काम एक नहीं करेंगे, चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, हमारे आसपास जो पदार्थ है ना, हमारे आसपास जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के। कैसे? 3 प्रकार। या तो वो ठोस है, मतलब सॉलिड, सॉलिड जैसे दीवार, जैसे लकड़ी, ठीक है, जैसे फोन, जैसे डस्टर, और दूसरी चीज है बेटा लिक्विड, जैसे पानी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, तेल, ठीक है, और तीसरी है गैस। क्या? गैस। गैस क्या है? हवा। ये इस टाइम में हाथ चला रहा हूँ, महसूस हो रहा है? ठीक है, गैस। बेटा 3 ही तरह की चीजें हमारे आसपास हैं, चौथी कोई चीज नहीं है। चौथी जो चीजें उसे भगवान कहते हैं वो किसी ने देखी नहीं है, वो महसूस कर सकते हो आप बस। ठीक है, अगली चीज देखो, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कहते हैं इसे। भौतिक मतलब कि कैसा फील हो रहा है तुम्हें, कैसा फील हो रहा है। जैसा भौतिक का मतलब है अभी भौतिकी, फील करने वाला। बंदा सॉलिड है ना? ठीक है, या पानी में हाथ डालोगे तो चलेगा, गीला है मतलब लिक्विड है। ठीक है, अच्छा इनके अंदर एक और चीज, क्या बेटा सॉलिड के अंदर पानी मिला सकता हूँ? क्या इस डस्टर के अंदर पानी मिला सकता हूँ? नहीं। क्यों? तो इसके मतलब पास क्यों नहीं मिला सकता, ये पूछ रहा हूँ। नहीं कुछ होगा ही नहीं। क्या मैं इसके ऊपर पानी डालूं, पानी मिलाने के लिए, तो मिल जाएगा इसमें? नहीं। क्या होगा फिर? इधर उधर भाग जाएगा। इधर उधर भाग जाएगा, मतलब पानी गीला हो गिरेगा। जाएगा और गीला हो, लेकिन मिलेगा नहीं इसमें। क्या इसे मैं पानी में मिला सकता हूँ? डाल सकता हूँ पानी में? इसे डाल सकता हूँ, लेकिन घुलेगा नहीं, उसमें पड़ा रहेगा। अब यही तो अंतर है, ये अंतर हमें समझना है। कोई चीज डल के घुल जाए और कोई चीज डल के पड़ी रहे, घुले ना। और जो घुल जाएगी उसे छानने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो नहीं घुलेगी उसे छान तो हम छन्नी से ही लेंगे। अगर इसको पानी में से निकालना हो, क्या करोगे? छन्नी डाल के निकाल लेना, आसान है। चलो यही तो चैप्टर है, इसमें है ही क्या, टोटल बस यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो बेटा, अब हर चीज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर चीज परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे कि चीनी देखते हो, चीनी, तुम चीनी हाथ में लेते हो, चीनी है क्या? चीनी इतने सालों से मिलकर बनी होती है। ऐसी पानी होता है, ऐसी गैस होती है, लेकिन जिसके कणों के बीच में गैप कम होता है, कम, बिल्कुल ऐसे दोस्त कैसे रहते हैं, एकदम पक्के दोस्त, सॉलिड एकदम, कैसे? सॉलिड। और जो हल्के दोस्त होते हैं कैसे रहते हैं? थोड़े दूर। और जो बिल्कुल दोस्त थे वो कैसे रहते हैं? एक पहले डेस्क पर, एक दूसरे डेस्क पे, लास्ट वाले में। बीच में कितनी जगह है? कितनी जगह है बेटा? जो सॉलिड है ना, उसके जो पार्टिकल तत्व वो कैसे रहते हैं? हवा भी ना घुसे बीच में, क्या? इसलिए जब पानी इस पे डलता है तो पानी इधर उधर गिर जाता है, पर अंदर। लेकिन अगर ये पानी में डालो तो ढुड़ुक से पानी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर क्या है? कम गैप है। लेकिन हवा में क्या है? हवा में तो गैप ही गैप है। हवा में तो हम सभी बैठे हैं, हम सब किस में बैठे हैं? हवा में तो बैठे हैं, चारों तरफ हवा ही तो है, तो कितना गैप है? बहुत बहुत गैप है। ठीक है, इन चीजों को, ये बात समझ में आ गई कि कणों के बीच में किसके गैप ज्यादा है, किसके कम है? किसके सबसे ज्यादा गैप है बताओ? गैस के सबसे ज्यादा। फिर सबसे कम ठोस, सॉलिड, ठोस। ठोस बिल्कुल कैसे? एकदम सॉलिड बंदे, सॉलिड बंदे कैसे? एकदम हवा भी न जाए अंदर, तो उसके अंदर सबसे कम गैप है। क्या? सबसे कम गैप है। समझ में आ गया? अगर किसी लिक्विड को, किसी पानी को, द्रव को हमें ठोस बनाना हो तो क्या करें? उसकी जो बंदे, जो कणों के बीच में गैप है उसे कम कर दो, कम कर दोगे ठोस बन जाएगा। ये तो होगा। कैसे कर सकते हो? पानी को जमा दो, मतलब उसका टेम्परेचर कम कर दो, उसका तापमान कम कर दो, क्या हो जाती? बर्फ। अब देखो, मैं एक कटोरी पानी लूं, तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारो, क्या होगा? उसे जमा के तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारो, क्या होगा? मुंह टूट जाएगा। पानी तो वही है, पानी तो वही है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे ऊपर वो फेंका था, जब वो द्रव था, तो उसका गैप ज्यादा था, वो निकल गया आर पार, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर गिरा, आर पार निकल गया। लेकिन जब वो ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, बर्फ हो गया, अब क्या हुआ? मुंह फूट गया, सर फूट गया। समझ में आ गई बात? आकाश के सबसे आया समझ में आ रही है? कैमरा मैन देखो, फोकस करो, सबसे आया तो इसके समझ में आ रही है, नहीं आ रही? नहीं तो गंगाराम पूछ लेगा तुमसे अभी। गंगाराम पता कौन है?
सब पता है। वैसे तो अभी करण ही पूछ लेगा, मैं करण को आदेश दे दूं तो। ये लड़कियों का ये चित्र बना हुआ है इसमें बेटा, ये लड़कियों का ये चित्र बना हुआ है, ये कणों का चित्र तो है, ये दिखाना चाह रहे, देखो इनके बीच में दोस्ती है ना, ये आपस में कैसे हैं, सॉलिड है, कैसे हैं, सॉलिड है। ठीक है बेटा, अब ये देखो, ठीक है, अब ये देखो बेटा चित्र देखो जरा, ये चित्र बना हुआ है, ये बेटा गैस, ठोस और द्रव का चित्र बना हुआ है। थोड़ा बोर्ड पे बना के दिखाते हैं, थोड़ा बोर्ड पे बना के दिखाते हैं। देखो जल्दी जल्दी देखो, अगर कोई ठोस है, ये मान लो ये कोई ठोस है और उसकी कण है, तो उसके कण कैसे होंगे बेटा, फोन नहीं घुमाना कभी भी, कभी फोन नहीं घुमाना, फोन को ऐसे ही रखो, बोर्ड घुमा दूंगा मैं आपको, बताओ ठीक है। देखो ठोस कैसे रहेंगे, देखो बिल्कुल गैप नहीं है, बीच में क्या है, हवा भी नहीं घुसेगी। लेकिन अगर यहीं पे ये द्रव हो तो थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है। लेकिन अगर ये गैस हो तो लो जी, फिर तो पूरे प्लॉट ही कटे हुए हैं जी, बहुत बड़े बड़े, बहुत जगह है, क्या है, बहुत जगह है। एक मीम चला था ना, बहुत जगह है, कहाँ जगह है, बहुत जगह है, देखो देखो बहुत जगह है, कहाँ जगह है, बहुत जगह है। ठीक है, अच्छा तापमान का क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुमको बता दिया। देखो किसी चीज को गर्म कर दो, क्या कर दोगे, तो अब मान लो तुम दो दोस्त हो, दो कण हो, मान लो तुम किसी ठोस के कण हो या किसी भी तत्व के कण हो, तुम एकदम कैसे हो, दोस्त हो एकदम सॉलिड, तुम्हारे नीचे से आग लगा दूं, क्या करोगे, भाग जाओगे दूर दूर। तो जब हम किसी भी तत्व को गर्म करते हैं ना, तो उसके तत्व में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है, क्या होता है, गैस की तरह। तो अगर वो ठोस होगा तो क्या बन जाएगा, पानी, और पानी के बाद क्या बनेगा, गैस। बेटा ऐसे ही चेंज होता है, यही तरीका है। तुम पहले से सीधा नॉर्मल में आए हो, कैसे आए हो, एक एक करके आए हो ना। तो जो अगर कोई ठोस है तो ठोस से वो सीधा गैस नहीं बनेगा, ठोस से क्या बनेगा, द्रव बनेगा, उसके बाद गैस बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिसके अंदर बहुत डायरेक्ट भी काम हो जाता है, कैसा, देखा कोई बच्चा सीधा गांव से आया, 8वीं में एडमिशन करवा दिया, होता है ना, ठीक है। तो एक कुछ ऐसी चीजें भी है सीधा ठोस से गैस बन जाती हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन नॉर्मल केस क्या है, नॉर्मल क्या होता है कि ठोस है तो गैस बनेगा, गैस है तो फिर मतलब ठोस है तो पानी बनेगा, पानी से गैस बनेगा, सॉलिड लिक्विड गैस। और उल्टा चले तो भी यही तरीका है, उल्टा चले तो भी यही तरीका है, और कोई तरीका तो नहीं है। पानी का उदाहरण सबसे बढ़िया याद रखो, देखो पानी नॉर्मल है, पानी का नॉर्मल, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हम बैठे इस टाइम। बहुत गर्म करोगे क्या होगा, भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा। और बहुत ठंडा कर दोगे तो सॉलिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो देख रहे हो तापमान तेज करने पे क्या होता है, अवस्था बदल जाती है, और ठंडा करने में भी अवस्था। लेकिन याद रखना अवस्था बदल कैसे रही है, गर्म कर रहे हैं तो गैस बन रहा है, और ठंडा कर रहे हैं तो सॉलिड बन रहा है, बर्फ बन रहा है। मतलब तापमान बढ़ा रहे हैं तो गैस बन गया, और तापमान घटा रहे हैं तो सॉलिड बन गया, ठोस बन गया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो तो पूछ लेना, अगर शब्दों में गड़बड़ कर जाओ, जैसे होने नहीं वाला ये देखो बेटा कैमरामैन, ये देखो इसके अंदर साफ साफ दिखा हुआ है ठोस, द्रव, गैस। देखो ऊष्मा का मतलब है गर्मी, गर्मी बढ़ रही है तो देखो अवस्था में चेंज आ रहा है, क्या ठोस में गर्मी बढ़ी तो पानी बन गया, पानी में गर्मी बनी तो गैस बन गया। अब जो गैस है उसमें ठंडी बढ़ी तो द्रव बना, और ठंडी बढ़ी तो ठोस बन गया। समझ में आया। जो हमारे बादल होते हैं वो बादल भी तो क्या है, गैस का रूप है। पानी गर्म हुआ तो गैस बन के ऊपर इकट्ठा हुआ, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ तो पानी बन के नीचे बरसा, ठंड में नहीं बरसा तो ओले पड़े, और ज्यादा टेम्परेचर में बरसा तो बर्फ बन के बरसा। बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ATM, केवल ATM नहीं है, इससे पैसे निकलते हैं। इधर देखो बेटा बोर्ड, ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ढंग से समझना, 9वीं की मैथ बेटा बहुत जरूरी है, SSC और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर भी ये टोटल यही आता है। 9th की तो बहुत जरूरी बेसिक है ना बेटा, बेस यहीं से तैयार होता है, बड़े बड़े क्लास का साइंस का यहीं से बेस तैयार होता है। इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब है बेटा ये जो दुनिया है, धरती मान लो तुम हो, ये तुम खड़े हो, ये पूरी धरती पर तुम खड़े हो, तो बेटा जितनी भी ऊपर वायु है ना, वायुमंडल, इसका टोटल दबाव तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ है इस टाइम। हाँ, इस वायुमंडल का बहुत बड़ा भार तुम्हारे ऊपर है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और तुम्हें महसूस नहीं होता। अब हमें कब महसूस होता है ये चीजें, जब हम पहाड़ों पे ऊंची तरफ जाने लगते हैं ना, तो ये दबाव क्या होता है एटमॉस्फेयर का, कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो बेटा पहाड़ों पे देखा कई लोगों के नाक से खून आ जाता है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोगों को दिल का दौरा भी पड़ जाता है, मर जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा वगैरह में, हिमालय की चढ़ाई वगैरह में हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है लोगों को,
इसलिए उनसे क्या मांगते हैं पहले, केदारनाथ तो बोलते हैं क्या मांगते हैं, मेडिकल फिटनेस। अपने पापा से पूछना मेडिकल फिटनेस का मतलब क्या है कि हाँ भाई तुम फिट हो, क्या हो, फिट हो, कुछ होगा नहीं तुमको, ठीक है, ये होता है। तो ये जो दबाव हमारे ऊपर है ना, ये हमारे लिए जरूरी है, क्यों पैदा इस दबाव में हुए हैं, तो इसी दबाव के तो आदी हैं, क्या है, आदी है। बेटा इसको साइलेंट पे लगा के रखना। एक चीज और रखना, जो ये तापमान होता है ना, तापमान देखो इधर, तापमान का मतलब क्या होता है, ऊष्मा। ऊष्मा मतलब गर्मी को नापने की प्रक्रिया। बेटा इसको बंद नहीं कर दो, ये तो बदतमीजी करते हैं, बस खुल के चलेगा, ठीक है। तो गर्मी को नापने का तरीका, तो पहला एक होता है डिग्री सेल्सियस, हम किस में नापते हैं, इतने डिग्री गर्मी हो गई, इतने डिग्री गर्मी हो गई। लेकिन और इसका बेटा एक और स्टैंडर्ड तरीका है केल्विन, क्या केल्विन के अंदर नापते हैं। केल्विन होता है 273। देखो बेटा बोर्ड देखो, इधर देखो जरा आराम से, क्या होता है देखो 273। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें साइंस में, इसलिए ध्यान से समझ लो, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आएगा, वहां पे तुक्के मारोगे और फिर बोलोगे भैया हो गया, कोई बोलेगा नहीं हुआ। 273 होता है 1 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में बदलो, तो क्या करोगे, 273 प्लस कर दोगे, 273 प्लस कर दो, कितना हो गया ये, 303 केल्विन। जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 से जोड़ दो, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो अब ये 300, कोई बोला 303 केल्विन टेम्परेचर है कहीं का, तो बताओ डिग्री में कितना होगा, तो 273 से क्या करोगे, माइनस कर दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आज लिखवा लो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आने ही आने वाला आएगा, आया था मेरे, ये फिर आएगा, ये तुमको 26 के अपने एग्जाम में फिर से मिलेगा, फिर से मिलेगा। और जो चीज आने वाली है उसको क्यों छोड़ा जाए। अच्छा बेटा एक और याद रखना, जब हम किसी चीज पे प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, मानो तुम, मैं और हम 4 लोग एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, हम अपने आप को कण मान लेते हैं। इस टाइम हम दूर दूर बैठे हुए हैं, समझ लो एक कमरा है, उसके कोने में तुम, एक कोने में तुम, एक कोने में, एक कोने में, एक कोने में, क्या बोलोगे इसको इस टाइम, कौन सी कंडीशन है, ठोस है, द्रव है कि गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्यों, बहुत दूर दूर है। अब वो क्या हो, ये कमरा ऐसा है कि इसकी दीवारें छोटी होती जा रही है, कैसी होती जा रही है, अभी आधा रह गया, अब हम इतने पास आ गए जितने पास अभी है, तो इस अवस्था को क्या बोलोगे, द्रव। अब ये और छोटा छोटा होता होता हम कितनी पास आ जाएंगे, बिल्कुल हमारे बीच में बिल्कुल गैप नहीं बचेगा, तो हम क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सॉलिड। तो इसी तरीके से जब बेटा हम गैस जो होती है, गैस पे अगर हम बहुत दबाव डालते हैं तो पानी बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, द्रव बन जाती है, और दबाव डालेंगे तो ठोस बन जाती है, क्या बन जाती है, ठोस बन जाती है। तो ऐसी एक एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पर दे रखा है CO2 का, किसका, CO2, इसका कार्बन का। बेटा कार्बन पे जब दबाव डाला जाता है तो वो सॉलिड हो जाती है, क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है, ठोस, सफेद सफेद भुरभुरी बर्फ जैसी दिखाई देने लगती है, ठोस। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ड्राई आइस, सूखी बर्फ, क्या, सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये कल तुम्हें मिल जाए 26 तारीख को, तो कोई अचंभा मत करना, कोई अचंभा हो सकता है तुम्हें ये मिल जाए। ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को जब गैस को दबाव में डालते हैं तो वो ठोस हो जाती है, तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। बात समझ में आ गई, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अब 2 टॉपिक लगातार बड़े इंपॉर्टेंट हो गए क्वेश्चन आंसर के नजर से। अच्छा एक चीज और देख लो बेटा, इधर कैमरामैन इधर जरा बोर्ड पे फोकस कर दो, बस बच्चों का इंपॉर्टेंट काम होने वाला है और इसके साथ ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, एक होता है, तुमको मैंने बताया द्रव्य, द्रव्य क्या है, लिक्विड, द्रव के बाद क्या है, ठोस, सॉलिड, और एक है गैस, ठीक है। ठोस का मतलब सॉलिड, गैस। बेटा एक चीज याद रखना, जब द्रव को मैं गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, ठोस बनेगा, गैस बनेगा, बताओ बच्चों, पढ़ चुके हैं, गैस बनेगा। पानी को मैं उबाल दूं, गर्म कर दूं, क्या बन जाएगी, वो गैस बन जाएगी, तो ये बनी गैस। बेटा इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। तुम्हें लिखना नहीं है, बस थोड़ा सुन लो, ताकि आगे वाली क्लास में अगर साइंस साइड भी लो तो साइंस साइड तो इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, साइंस साइड इंग्लिश में होती है बेटा। हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन सुविधा नहीं है कि तुम हिंदी मीडियम में ले सको, और कोई फायदा भी नहीं है, सारे एग्जाम आगे इंग्लिश में होते हैं। तो हिंदी में पढ़ो, पढ़ाने के लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन इंग्लिश की ये बेटा वोकैबुलरी जो है
याद करते रहो, कहीं सुनो तो यूं ना लगे यार ये क्या शब्द बोल दिया, हमें तो पता ही नहीं है। समझ में आया? तो इतना समझ कर कोई और इंग्लिश की क्लास है, कहीं मत छोड़ो बेटा, इंग्लिश बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आगे सारे एग्जाम, टोटल कोर्स होता किसमें है? और जब भी यूट्यूब पे जाके वीडियोस ढूंढोगे 9th क्लास 10th क्लास तक तो हिंदी में मिल जाएगी, बाकी टोटल किस में पढ़ा रहे होंगे तुम्हें? इंग्लिश में। हिंदी में कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो तुम क्या करोगे? परेशान हो जाओगे ना यार, परेशान हो जाओगे बेटा। इसे मजबूरी कह लो या इसे जरूरत कह लो, इसे मजबूरी का नाम तो मत ही दो, इसे जरूरत का नाम दो, और ये समझ लो कि बेटा ये तो हमें करना ही है, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई और तो बच्चा करेगा, वो तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। यूं थोड़ी लगाओगे भैया हमें तो इंग्लिश समझ नहीं आती थी। तो बेटा तुम्हारे पास भी उतना दिमाग जितना दूसरे के पास, कोशिश करो पढ़ो, ठीक है। चलो टॉपिक पे रहते हैं, हम भी क्या फालतू बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज देखो, जब बेटा गैस दोबारा से पानी बन जाए, क्या हो जाए? दोबारा से पानी बन जाए, तो वाष्पीकरण का उल्टा होता है संघनन। क्या होता है? संघनन। क्या होता है? संघनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई? अगर बेटा अब मैं तुम्हें बताया था कि तुम्हें से किसी ने पूछा नहीं कि भैया तुमने बोला था एक केस ऐसा भी होता है जिसके अंदर सीधा लौंडा आरटीवी में एडमिशन ले लेता है, मतलब ऐसा भी होता है कि कोई सीधा ठोस से गैस बन जाए, ऐसा भी होता है। तो बेटा एक ऐसी चीज है, वो है घर के अंदर आने वाला असली कपूर, शुद्ध कपूर। अगर शुद्ध हो तो, अगर वो शुद्ध होगा तुम उसे जलाओगे ना तो उसके जलने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अगर कुछ बच रहा है तो समझ लेना उसके अंदर मिलावट थी, नहीं तो उसके अंदर कुछ नहीं बचता, कपूर सीधा जलता है और गैस बन जाता है, कुछ नहीं बचता उसके अंदर। तो याद रखना कपूर क्या है? एक ऐसा उदाहरण जिसका सीधा ठोस से गैस बनता है। हाँ, और बेटा इस बात को याद रखना कि उस प्रक्रिया को कैसे कहते हैं जिससे ठोस से सीधी गैस बने, उस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और ये बेटा भरने को भी आ जाता है, कई बार क्या आता है यही वाला आ जाता है, और इसके अंदर ये नाम दे रखे हैं ना, इनमें से एक आध नाम गायब करके बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरो। क्या करो? इसको भरो, ये चक्कर दे देंगे, इसमें से ये नाम पूरे दे रखे हैं, छोड़ देंगे, बोलेंगे भरो। अब जिसको पता होगा वो बच्चा भर देगा, और जिसको नहीं पता होगा बच्चा छोड़ देगा। ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या है? कि गैस से कोई ठोस बन जाए, तो इसका उल्टा भी होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है पर सुन लो, उससे बोलते हैं निक्षेपण। या निक्षेपण, अगर कोई पूछ ले तो इसलिए मैं निक्षेपण बोल रहा हूँ, पढ़ लेना, ठीक है बेटा। अगली चीज सुनो, अब थोड़ा सा एक चीज और सुन लो कि ये वाष्पीकरण होता क्यों है, तो मेरे को मैंने बता दिया। जब बेटा गर्मी बढ़ती है तो जो द्रव होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी का उदाहरण ले लो, जैसे गर्मियों में क्या होता है, कपड़े फटाफट सूखते हैं ना, सर्दियों में क्या इतने फटाफट सूखते हैं? क्यों बेटा? गर्मी में इसलिए फटाफट सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। क्या है? तो वाष्पीकरण बढ़ने का एक पहला रीजन क्या है? टेम्परेचर हाई, मतलब गर्मी का बढ़ना वाष्पीकरण को बढ़ाएगा। दूसरी बात, अगर कोई एरिया छोटा, मान लो इतना सा है, एक बोतल में पानी भर के रख दूं खुली, और एक कटोरे में पानी भर के रख दूं, मतलब किसका पानी जल्दी सूखेगा? कटोरे का। क्यों? क्योंकि कटोरे का एरिया बड़ा है, ऊपर का क्या है? एरिया बड़ा है, क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है, ठीक है, तो वो जल्दी सूख। बोतल का कितना सा है ऊपर, इसलिए ये भी डिपेंड करता है। दूसरा, हवा कैसे चल रही है? अगर हवा बहुत तेज चलेगी, हवा बहुत जल्दी होगा, और नहीं चलेगी तो धीरे होगा। बेटा इसको सीधा बैठाओ, बुद्धि चटका, रुको तो बैठो, सीधा बैठो तो यहाँ सोने आया हो तू? अभी तो पहला चैप्टर है, सो थोड़ी हमें तो पूरी बुक खत्म करनी है ये। अगला देखो, क्या वाष्पीकरण से शीतलता मिलती है? क्या ठंडक होती है? बिल्कुल होती है बेटा। गर्मी के अंदर जब बहुत गर्मी लगी होती है, तुम अपने ऊपर क्या करते हो? मुंह धो लेते हो। उससे क्या होता है? जब तुम्हारे मुंह पे हवा लगती है, जब वो जो हवा लगती है और जो पानी तुम मुंह पे डालते हो, तुम्हारी शरीर की गर्मी से भाप बन जाता है, तुम्हारे शरीर की गर्मी ले जाता है, उतनी जगह पे ठंड लगती है ना। जब तुम्हारे शरीर को गर्मी लगती है, तुम्हारा शरीर खुद पानी निकाल के बाहर छोड़ देता है, उसे पसीना बोलते हैं। फिर जब पसीना हवा लग के सूखता है, ठंड लगती है ना, है ना। मटके के अंदर जो पानी होता है गर्मी में ठंडा हो जाता है ना, कि उसकी वो छोटे छोटे कणों से पानी बाहर आता है, हवा लगती है, सूखता है, तो वो मटके के अंदर पानी की गर्मी को अपने साथ ले जाता है, और मटके में पानी कैसा रहता है? ठंडा रहता है। अब मान लो तुम गर्मियों में कोई कमीज भिगा के पहन लो, तो कैसी लगेगी तुम्हें? ठंडी लगेगी ना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे शरीर की गर्मी सूखेगा, और उससे और हवा लग के भाप बनेगा, तुम्हारे शरीर को ठंडा लगेगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ इस पार्ट का अंत। चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले तो बेचारे सुन ही सकते हैं। देखो बेटा, प्योरिटी होती क्या है?
सबसे पहले देखो शुद्धता है क्या, पता चल जाए तो पता चल जाएगा भाई कोई चीज शुद्ध है या नहीं है। देखो बेटा जो भी चीज नेचुरल होती है ना, नेचुरली क्या नेचुरल कोई चीज होती है, जैसे वायु है, हवा है, वो नेचुरली क्या है, कुछ गैसों का मिश्रण है, उसमें उस मिश्रण के अंदर किसी ऐसी चीज का मिल जाना जो कि वो नेचुरल ना रहे, या उसकी नेचुरलिटी में कुछ नई चीज का मिल जाना, ठीक, या कुछ ऐसी चीजों का मिल जाना जो तुम्हें नहीं चाहिए, वो अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। बेटा दूध के अंदर मक्खी गिर गई, क्या वो शुद्ध रहा या अशुद्ध रहा? अशुद्ध रहा। चाय में मक्खी गिर गई, शुद्ध रहा कि अशुद्ध रहा? अशुद्ध रहा। लेकिन बेटा कई लोग कहते हैं चाय में से मक्खी निकाल के फेंक के भी चाय को पी ले, इसमें हंसने की बात नहीं है, कई होते हैं। अब भैया किसी ने बड़ी मुश्किल से चाय खरीदी 10 रुपए की, उसमें मक्खी गिर गई तो क्या करेगा? चाय फेंक देगा वो। कुछ नवाब फेंक देते हैं, कुछ भैया मक्खी फेंक के चाय पी लेते हैं। ठीक है, होता है, देखा है कभी। कई लोग तो कॉकरोच निकाल के फेंक देते हैं सब्जी में से, फिर भी खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं। तो ये देखो, क्योंकि जो मक्खी है वो हमें उसके अंदर नहीं चाहिए, वो क्या है, उसके अंदर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मक्खी का तो उसमें कोई काम है नहीं, तो वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। पानी में तुम्हें दूं, उसमें पत्थर डाल दूं, शुद्ध रहा कि अशुद्ध रहा? अशुद्ध हो गया। तो बेटा वो नेचुरल नहीं रहा, या वो ऐसी चीज हो गई जो तुम्हें नहीं चाहिए थी, या तुम्हें नहीं चाहिए थी, वो अशुद्ध हो गई। हवा में धुआं मिल जाता है तो अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि धुआं तुम्हें नहीं चाहिए अंदर लेने के लिए। यही बेटा शुद्धता और अशुद्धता होती है। मान लो शुद्ध घी है, अब घी में कोई रिफाइंड मिला के दे दे तुम्हें, तो रिफाइंड भी तो शुद्ध ही है, लेकिन घी के अंदर नहीं चाहिए, इसलिए घी कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। बात समझ में आ गई? देखो बेटा मिश्रण क्या है? मिश्रण कैसे कहते हैं? दो चीजों को, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ को आपस में मिला देने को मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि भुजिया नमकीन खाई है ना, मिश्रण वाली मिक्सचर, तो क्या है, कई चीजें उसके अंदर, या अलग अलग 2-3 चीजें उसके अंदर मिला देते हैं, दो मिश्रण कहलाता है। पानी को चीनी में मिला दिया, क्या हुआ? मिश्रण हो गया ना, है। अब अच्छा, अब विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो बेटा विलयन भी एक तरह का मिश्रण ही तो है, विलयन उसको बेटा एक तरह का मिश्रण ही तो कहेंगे। जैसे, लेकिन इसके अंदर दो होता है, एक तो होता है बेटा होमोजीनियस समांगी, और एक होता है हेट्रोजीनियस मतलब असमांगी या विषमांगी। इस समांगी क्या है? समांगी का मतलब जिसमें एक तरह की चीजें आपस में मिले। मानो में गैस, हवा जो है, हवा क्या है? हवा एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस, इसका मतलब दोनों एक तरह की चीजें आपस में मिली हुई है। हवा में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सब है तो गैस। क्या है? गैस है। अब इसमें धूल मिला दूं तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगी। लेकिन जब कोई दो अलग अलग तरह की चीजें मिलकर एक मिश्रण बनती है, होती वो भी शुद्ध है, लेकिन जब अलग अलग तरह की, समझ लो सॉलिड मिल गया लिक्विड में, जैसे चीनी मिला दी पानी में, क्या पानी अशुद्ध हो गया? अगर चीनी साफ है तो नहीं ना, लेकिन है तो मिश्रण, वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन कई लोग उसको होमोजीनियस भी बोलते हैं भैया मिलने के बाद तो चीनी होल लिक्विड ही जाती है ना, तो चाय पत्ती को मिला दो, चलो दूध में, चाय पत्ती को दूध में जब तुम मिलाते हो तो हेट्रोजीनियस भी तो होगा। कैसे? चाय पत्ती पूरी तरीके से घुलती नहीं, बस अपना रस उसके अंदर छोड़ देती है, उसको तुम आराम से छान के बाहर निकाल सकते हो। बेटा यही इस तरह के जो हमारे मिश्रण होते हैं ना, इन मिश्रणों के अंदर कुछ बार तो हम मिश्रणों को अलग से छांट सकते हैं, और कई बार मिश्रणों को अलग से नहीं छांट सकते। पानी के अंदर नमक मिला दूं, छांटना बहुत मुश्किल है, एक ही तरीका है उसको छांटने का, पानी को सुखा दो, छत पे डाल दो धूप में, सूख जाएगा पानी तो नमक बच जाएगा, लेकिन छन्नी से नहीं निकाल सकते। लेकिन सौंफ में मिश्री मिला दूं तो हाथ से छान लोगे, टाइम लगेगा, लेकिन छान लोगे ना, छान सकते हो ना, बस यही है। अगला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। बेटा कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? शुरुआती चैप्टर में मैंने क्या बताया था? पानी के बीच में कुछ गैप होता है, क्या होता है? अब उसके अंदर मैं सॉलिड डाल दूं तो गैप कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं उसके, एक पानी है, उस पानी, मान लो एक भिगोने में तुमने पानी रखा, चाय बनाने के लिए छोटे से बर्तन में पानी रखा, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, घोली, फिर 2 चम्मच डाली, घोली, क्या उसमें एक कट्टा चीनी बोल सकते हो? नहीं। क्यों? पानी कम पड़ जाएगा। पानी कम नहीं पड़ेगा, उस मतलब इस बात भी कहते हैं, क्योंकि उस पानी के अंदर जो गैप है वो भर जाएगा ना कुछ चीनी से, चाशनी बन जाएगी, और चाशनी वो क्या हो जाएगा? सॉलिड होता चला जाएगा, क्या हो जाएगा? एकदम जम जाएगा। एक दिन ऐसा होगा चम्मच भी नहीं घूमेगी तुम्हारी उसके अंदर, उसे बोलते हैं चाशनी बन गई, बोलते हैं चम्मच भी नहीं घूमेगी। और फिर क्या कर सकते हो? थोड़ा गर्म कर दोगे, गर्म करके और जोर मार दोगे, पीट दे दोगे, थोड़ा दूर भागेंगे कड़, और घुसेड़ दोगे चीनी, लेकिन एक लिमिट होगी जब वो बस क्या कहेगा? हाथ जोड़ता हूँ भैया मोदी जी बंद करो, ऐसे बोलेगा ना, हाथ जोड़ता हूँ बंद करो, इसे बंद करो, समझ गए? तो बेटा जो चीज जितनी गाढ़ी होगी, क्या? जो चीज जितनी गाढ़ी होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी
ज्यादा होगी, इसकी क्या ज्यादा होगी, सांद्रता। क्या होगी, सांद्रता ज्यादा होगी। शहद और पानी के अंदर कौन ज्यादा गाढ़ा है, शहद और पानी में शहद की सांद्रता ज्यादा है। स्टॉप कर दो, ठीक है बेटा। तो अब इसको निकालने का भी कोई फॉर्मूला दे रखा है क्या, हाँ बेटा इसको निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा है। उस फॉर्मूले पे कैमरा मैन आप फोकस करो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। अगर पेपर थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करेगा टीचर तो हो सकता है तुमको फॉर्मूला भी आना चाहिए। हम फॉर्मूले पे फोकस नहीं करेंगे, टीचर सीधा फॉर्मूला बता के बच्चों को डराने की कोशिश करता है। हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, जिस पे किताब है वो किताब देखे, चाहिए तो बोर्ड देखो। आओ बेटा जल्दी देखो, एक विलियन है, क्या है, विलियन मतलब मिश्रण है। कैसा, 320 ग्राम उसकी वेट दे रखी है। पानी विलायक, विलायक क्या होता है जरा इस बात को भी याद रखना। विलायक जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक बोलते हैं, वो है पानी। क्या है, पानी। कितना है, 40 ग्राम। नहीं क्वेश्चन सॉरी गलत हो गया बेटा, दोबारा देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 विलियन के 300 ग्राम विलायक, मतलब पानी दे रखा है, पानी दे रखा है 320 ग्राम। और वो क्या है, विलायक। और मैंने बताया तुमको विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में हो। और दूसरा होता है बेटा विलय, क्या, जो कम मात्रा में हो। वो दे रखा है नमक, क्या दे रखा है, नमक। ये क्या है, 40 ग्राम। अब एक होता है विलायक जो अधिक मात्रा में हो, एक होता है विलय जो कम मात्रा में हो। मतलब जिसमें मिले वो विलायक और जो मिले वो विलय, और इन दोनों को मिलके बनता है विलियन। क्या बनता है, बेटा। ये चीज याद हो गई। इस बात को ध्यान रखना है, आगे तक तुम्हारी जान खाएगी साइंस में, 11वीं 12वीं में पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक दे रखा है 320 ग्राम, एक दे रखा है 40 ग्राम। जरा विलियन बना ले तो 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम मिलेगी चीनी, बना ले तो बेटा क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, बोलो 360 ग्राम का विलियन बन गया। 360 ग्राम क्या बन गया तुम्हारा, विलियन बन गया। समझ में आ गया। अब बेटा इसकी क्या निकालनी है, हमें सांद्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, सांद्रता निकालनी है, या इसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। विलियन क्या है बेटा, विलायक है, और विलियन या विलय या विलियन, ये इसका बेटा हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। द्रव्यमान का परसेंटेज, कौन कौन कितने कितने द्रव्यमान में इसमें है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है बेटा इसके अंदर विलय का, क्या, विलय का द्रव्यमान, विलय का। ठीक। अब मुझे खुद बताना तुम विलय क्या है, और नीचे विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज में हमेशा 100 लगता है बेटा। परसेंटेज पूछ रहा है द्रव्यमान का प्रतिशत, प्रतिशत में हमेशा 100 की गुणा होती है। विलय क्या था बेटा, 40 नमक जो मिल रहा था। और विलियन क्या है, विलियन टोटल 360 निकाला मैंने, तो 360 गुणा 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, और कुछ काट सकते हो, बोलो। 2 के पाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, और काटो 2 एकम 2, 2 नीम 18। अब 9 से इसको काटो, आंसर आएगा 11.1%। ये आंसर आया बेटा। इस क्वेश्चन को कर लेना, हो सकता है आ जाए, समझ गए, हो सकता है आ जाए। विलय विलायक के अंतर याद रखना। और सुनो बेटा, जल्दी सुनो। और ये बेटा वीडियो में चुपड़ चपड़ मत करो प्लीज। चल उधर हो तू, ये चीज मांगा दो बेटा उधर हो जा, लेके तू आया ना, बिना आवाज बच्चों का टाइम खराब करते हो। देखो निलंबन क्या है, निलंबन का मतलब है बेटा जो भी ऐसा मिश्रण जिस मिश्रण के अंदर तुम कणों को देख सको, ऐसा मिश्रण जिसके अंदर तुम कणों को देख सको। जैसे कि हवा के अंदर धूल होती है, दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन जब गर्मियों में देखोगे, जब धूप आती है, स्कूल के कमरे में देखा ना धूप आती है, तो उस धूप के अंदर तुम देख सकते हो कण घूम रहे होते हैं। क्या घूम रहे होते हैं, उसको बेटा निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। सबसे पहले जिस आदमी ने इसको देखा था उस साइंटिस्ट का नाम था टिंडल, इसलिए इसका नाम दिया टिंडल इफेक्ट। क्या दिया, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलोगे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट का मतलब है जब किसी भी पदार्थ में, चाहे दूध का गिलास हो, चाहे चीनी का गिलास हो, चाहे शिकंजी बनी हुई हो, उसके अंदर जब प्रकाश को गुजारा जाए, टॉर्च मारी जाए, या हवा जब खिड़की से रोशनी अंदर आए, उसमें जो धूल के कण जिगजैग करते हुए दिखाई देते हैं, जिगजैग करते हुए मतलब मोशन करते हुए, चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। जो दिखाई देते हैं कण मूव करते हुए, उसको हम निलंबन बोलते हैं या टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए टिंडल इफेक्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, कोलोइडल। कोलोइडल क्या, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन और निलंबन में बेटा यही अंतर है कि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी इसी तरह के तत्व होते हैं, लेकिन नजर नहीं आते।
बहुत मुश्किल से मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख पाओगे, नंगी आंखों से बहुत कम देख पाओगे। लेकिन इन दोनों, इनका बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या है, अगर तुम इसको शांत रख दो, क्या रख दो, शांत रख दो, मतलब ग्लास को तुम शांत रख दो, उसके अंदर कण जो है धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो कण क्या होंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे। ये इसकी क्या है, क्वालिटी है। क्या है, क्वालिटी। याद करो, लिखने को आता है। ठीक है बेटा। बेटा इस चैप्टर के हम लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बढ़ चुके हैं। सबसे पहला, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के। पहला, मिश्रण को हम शुद्ध नहीं कह सकते। जो मिश्रण हम पहले पढ़ के आए हैं उसको हम शुद्ध नहीं कह सकते। क्या, शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि बेटा वो मिश्रण तो कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं। मान लो तुमने धूल का और चीनी का बना दिया, तुमने कहा लो जी मिश्रण, बात तो सही है, लेकिन क्या वो शुद्ध है? वो शुद्ध नहीं है। ठीक, तुमने दूध के अंदर कुछ गलत चीजें मिला दी, दूध बना दिया, तुमने कहा मिश्रण तो है पर शुद्ध नहीं है। लेकिन कुछ चीजें बेटा बिल्कुल शुद्ध होती है, जैसे तत्व। तत्व का मतलब है जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि लोहा, जैसे कि चांदी, जैसे कि सोना। ये क्या है, ये सिंगल तत्व हैं जो कि बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, प्रकृति में ऐसे के ऐसे ही मिलते हैं। समझ गए, धातुएं जो होती हैं तो ऐसी की ऐसी तो मिलती हैं, वो क्या है, शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है। तो दूसरा है बेटा यौगिक। यौगिक मतलब जो 2 चीजें आपस में, 2 शुद्ध तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, वो भी शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब पानी। ठीक है, समझ रहे हो। ओजोन की परत बनी, 3 कण मिलके ऑक्सीजन के, समझ रहे हो। मैं अब तुम और भी कई कंपाउंड के नाम ले सकते हो जो तुमने सुने बेटा। ये वो मिश्रण हुआ, वो यौगिक नहीं हुआ। यौगिक का मतलब है जो और यौगिक की एक स्पेशल बात है कि वो हमेशा एक लिमिटेड, मतलब एक फिक्स रेट में ही मिलेगा। अगर पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो H2O बनेगा। मैं बोलूं 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलाऊं तो पानी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बहुत इजी चैप्टर, बहुत ध्यान से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल। एक आध कभी इसके अंदर से मूड घूमे तो टीचर देता है न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरी तो इसकी वैसी बहुत इजी है। तो पहली बात को याद रखना, एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, एटम जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं परमाणु। परम अणु मतलब जिस तत्व से सारे लोग बने हैं, जिस तत्व से इस दुनिया की हर चीज बनी है वो परमाणु है। वो गोल गोल नजर आता है, हमें पहले ही पता है। उसका नाभिक होता है, हमें पहले ही पता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हमें ये भी पता है। उसका एक वजन होता है, हमें पता है। उसका एक नंबर होता है, हमें ये भी पता है। इस बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं बता दूंगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या बचेगा, इतना काफी है। ठीक है बेटा, उसे परमाणु बोलते हैं। परमाणु से ही जुड़ जुड़ कर सारी चीजें बनी हैं। जैसे ईंटों से बनता है मकान, और शरीर की बात करें तो उसके अंदर परमाणु क्या होता है, कोशिका। कोशिका से बनता है पूरा शरीर। और कैसे बनता है वो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सारा कुछ थोड़ी पढ़ लेंगे। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, जब परमाणु से परमाणु मिलता है तो बनता है अणु। क्या बनता है, अणु। अणु को ही बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, अणु को ही बोलते हैं मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। अच्छा, अब बेटा एक बात और ध्यान रखना कि जो भी परमाणु से अणु बनता है वो हमेशा फिक्स अनुपात में रहता है। हमेशा उसका अनुपात कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, समान अनुपात रहेगा। ये स्थिर अनुपात, समान अनुपात के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन। क्या नाम था, डाल्टन। कोई पूछने वाला तो है नहीं, जे डाल्टन। ठीक है, कोई पूछने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज के लिए ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई नहीं पूछता। ये फिक्स अनुपात का नियम है क्या, फिक्स रेशियो का नियम है क्या। इसका मतलब है बेटा, जब कोई परमाणु फिक्स नंबर में मिलेंगे तभी कोई अणु बनेगा। मानो हाइड्रोजन H2O, ये क्या है, पानी। क्या है, पानी। ये अणु है कि, ये अणु है कि परमाणु है, ये बेटा अणु है। क्यों, इसके अंदर बने 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। समझ गए, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके एक पानी का अणु बनता है। अणु क्यों हुआ, 2 अलग अलग परमाणु मिलकर बन रहे हैं ना। अच्छा, तो फिक्स क्यों है बेटा, ये पृथ्वी का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जब दोनों ये फिक्स रेशियो में मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तभी जाके एक पानी बनेगा। और कोई तरीका है, अगर मैं इसकी जगह ले लूं 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो पानी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ले लूं 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, पानी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, फिक्स रेशियो। इस बात को हमेशा याद रखने का, कभी भूलने का नहीं, कभी भूलने का नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो बेटा,
परमाणु के बारे में एक बात यह है कि परमाणु के बीच में केंद्र होता है, केंद्र में होता है प्रोटॉन, उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस, कैसे? ऋणात्मक। कैसे? ऋणात्मक मतलब माइनस। ये होते हैं पॉजिटिव मतलब धनात्मक। क्या? धनात्मक। धनात्मक से ऐसा समझ लो जिसके पास धन है वही तो प्लस में है, और ऋण का मतलब टैक्स या, ठीक है। अच्छा, कैसे याद रखोगे? पॉजिटिव को धनात्मक कैसे याद रखोगे? जिसके पास धन है वही तो पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में कौन रहेगा? इसमें धन है। ऋण मतलब कर्जा, जिस पे होगा ऋण का मतलब वही होगा माइनस में। याद करना आसान हो गया, ऋणात्मक धनात्मक, लेकिन नाम भी तो याद होना चाहिए, धनात्मक धनात्मक। अच्छा बेटा, एक चीज को याद रखना। अब यार एक चीज और मैंने तुम्हें फिर बताई थी, फिर दोबारा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जितने हो उतना ही होता है परमाणु का नंबर, परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ परमाणु का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन हो उसके बराबर होता है। और परमाणु का वजन, भार बेटा इस नाभिक के अंदर, इस सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर, ठीक है, जितने वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे जो भी निकलेगा वो उसका भार होगा। क्या होगा? या द्रव्यमान होगा, ठीक है। द्रव्यमान बोलो, भार बोलो, पृथ्वी पे दोनों एक ही है। ये तो उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में कुछ ऐसी कंडीशन हो जो कि दोनों चेंज हो सकते हो। तो हमें पता है कि भैया भार चेंज हो जाता है और द्रव्यमान चेंज नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब है कोई कितनी जगह इस धरती पर घेर रहा है, वो यहाँ घेरे, चाहे चांद पे घेरे, चाहे लिफ्ट में घेरे, चाहे छत पे घेरे, चाहे माउंट एवरेस्ट पे घेरे, उतनी रहेगी। लेकिन वजन ग्रेविटी के हिसाब से कम ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा है, नीचे ग्रेविटी कम है, ऊपर ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी जैसे ऊपर जाते हैं कम होती चली जाती है, धरती पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है वजन। ये भी हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे, बस इतना हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं रिवीजन में ध्यान रखता हूँ। एटम कितना बड़ा होता है बेटा? एटम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि तुमको नजर नहीं आ सकता। उसके लिए तो बेटा माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाएगा, उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप भी पापा, माइक्रोस्कोप का पापा मतलब बहुत ही तगड़ी चीज चाहिए थी कुछ, ठीक है। अब कुछ तत्व देख लो, क्या कुछ तत्व देख लो। तत्व बेटा पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हम, तो कुछ तत्व देख लो। जैसे एल्युमिनियम को Al बोलते हैं, आर्गन को Ar बोलते हैं, ठीक है, बोरियम को Ba बोलते हैं, कैल्शियम को Ca बोलते हैं। लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद तो सारे करने हैं पर कुछ ऐसा भी है, जल्दी जल्दी कर लो। एल्युमिनियम याद होना चाहिए, ठीक है, ब्रोमीन याद होना चाहिए, कैल्शियम याद होना चाहिए, कार्बन याद होना चाहिए, क्लोरीन याद होना चाहिए, कॉपर याद होना चाहिए, फ्लोरीन याद होना चाहिए, सोना याद होना चाहिए, हाइड्रोजन याद होना चाहिए, आयरन याद होना चाहिए, मैग्नीशियम याद होना चाहिए, ठीक है। अगला नाइट्रोजन याद होना चाहिए, ऑक्सीजन याद होना चाहिए, पोटेशियम याद होना चाहिए, चांदी याद होनी चाहिए, सोडियम याद होना चाहिए, सल्फर याद होना चाहिए और जिंक। ये तो कुछ ऐसे हैं कि बेटा याद होने ही चाहिए। अब परमाणु द्रव्यमान के बारे में मैंने तुमको बता ही दिया, द्रव्यमान और भार, ठीक है। द्रव्यमान बोलो चाहे वजन बोलो, बात एक ही है, जब तक कंडीशन कैसी हो, चेंज ना हो। नॉर्मल कंडीशन के अंदर द्रव्यमान और भार एक ही होता है, द्रव्यमान ही बोलते हैं, ठीक है बेटा। सब परमाणुओं का अपना अलग अलग वजन है, अपना अलग अलग परमाणु भार है। अब परमाणु भार बनता कैसे है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ का याद करना जरूरी है। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भार होता है 1, याद कर लो। कार्बन तत्व का परमाणु भार होता है 12, नाइट्रोजन तत्व का परमाणु भार 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का बेटा 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। इसलिए ये टेबल क्या हो जाती है आपके लिए, बहुत जरूरी हो जाती है। याद कर लोगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेटा परमाणु भार के ऊपर ही आते हैं। अगला देखो, परमाणु का अस्तित्व या अणु या मॉलिक्यूल मैंने तुमको बता दिया, जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित मात्रा में मिले। कैसे मिले? निश्चित, फिक्स मात्रा में मिले तो बेटा एक अणु का निर्माण हो जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि जल या ऐसे बहुत तरह के तुमने परमाणु देखे हुए हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा किसी भी तत्व का? देखो बेटा इधर आके पास वाटर क्या है, पानी का मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि यही जल ही जीवन है, ठीक है। तो जल क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, ठीक है। तो ये खैर संतुलित नहीं है, 10वीं क्लास में जाकर तुमको सिखाऊंगा कि संतुलन कैसे करते हैं इनका, पर एक भी नॉर्म याद करो, H2O इज वाटर, ठीक। तो बेटा ये क्या है? ये केमिकल फॉर्मूला ही तो है, तुमने इसको इस भाषा में लिख दिया तो यही क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। यही क्या हो गया? इसका रासायनिक सूत्र हो गया। बस बेटा इस बात को याद रखना, क्या याद रखना, ठीक है। अब बेटा फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना, या किस तरीके से किस यौगिक के अंदर कौन कितनी मात्रा में सम्मिलित है, मिलित है, ठीक है। यूनिट मास कैसे निकालते हैं, ये सब हमारे क्वेश्चन का विषय रह गया है, बाकी चैप्टर खत्म हो गया।
चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु। बहुत आसान चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जल्दी समझो बेटा। परमाणु क्या है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि इस दुनिया के अंदर जो एक इकाई है जिससे सारी वस्तुएं बनी है, सारी चीजें बनी है, वो क्या है बेटा, परमाणु है। करण भाई प्लीज दोनों की बुद्धि से भैया मैं तो प्लीज 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 दोनों शोर मचा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ बेटा फोकस जरा इस तरफ, इधर भी दीजिए जरा, ये ताली बजा। बस ठीक है, चलो बेटा समझो। परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु बेटा गोल होता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया बेटा, बताया तो भारतीय साइंटिस्ट ने था, लेकिन अंग्रेजों को हम क्रेडिट देने से कभी पीछे नहीं हटते, तो हम नाम लेते हैं सबसे पहले जे थॉमसन। जे थॉमसन भाई साहब ने क्या कहा, जे थॉमसन भाई साहब ने कहा कि परमाणु तो एक तरबूज की तरह है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का जो तत्व है वो जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, वो कि तरबूज के अंदर जैसे बीज पड़े होते हैं इसी तरीके से बना होता है। अगर इनका मॉडल बनाने को आ जाए तो बिल्कुल ऐसा बना देना, आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। प्लीज गेस कर दीजिए, ठीक। लेकिन बेटा और बाकी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा तो पूरा का पूरा एटम कैसा है, खाली है, बस हर जगह जगह पे उसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं, ठीक। अब इसके अंदर कमियां क्या थी, इसके अंदर ये कमियां थी कि एक तो ये पूरा नहीं था, संपूर्ण नहीं था, क्योंकि परमाणु जो है वो कुल मिला के जब देखते हैं तो वो कैसा होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बेटा, उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। अब वो कह रहा है खाली इलेक्ट्रॉन पड़े हुए माइनस माइनस, तो ये तो माइनस होना चाहिए था कुल मिला के, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो पता नहीं चला। इसने बोला जी परमाणु पूरी तरीके से खाली है, लेकिन ये बात भी सच नहीं थी। जब ये बात किसने गलत साबित की, उनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था, रदरफोर्ड ने डाल्टन के इस एटॉमिक मॉडल को रगड़ दिया। क्या कर दिया, रगड़ दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने की एक पट्टी ली, उस पे अल्फा पार्टिकल, अल्फा ऐसे लिखते हैं, उनकी बौछार कर दी। क्या कर दी, बौछार कर दी। अब ये बोलोगे अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा, हीलियम गैस के एटम है, डबल चार्ज। अब ये हीलियम क्या होते हैं, हीलियम एक गैस है जो रेडियो एक्टिव गैस है, कैसी खतरनाक, कैसी भारी, काफी भारी कण है इसके। इनने दबादब सोने की जो पतली परत थी उस पे बजा दिए, कैसी परत, जो कि बजरंगबली पे आप चढ़ाते हो वैसी चांदी की परत, वैसी सोने की परत पे बजा दी। अब क्या हुआ, इधर देखो जरा, क्या हुआ, मानो ये एटम था सोने का, उसमें कुछ तो आर पार निकल गए क्या, और कुछ इधर उधर हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, और कुछ बेटा टकराकर वापस आ गए, टकराकर वापस आ गए, कुछ कण बहुत कम कर टकराकर वापस आ गए। उसने कहा इसका मतलब टकराकर वापस आ गए, इसका मतलब वो आगे इधर उधर निकल गए। जिस तरह के एनसीईआरटी के अंदर ये स्ट्रक्चर दे रखा है कि कुछ टकराकर वापस आए, कुछ इधर उधर हो गए, बाकी आर पार हो गए। उसको शक हुआ कि हाँ भैया बीच में तो कुछ ना कुछ है, और उसको एक शक और हुआ, जो उसने हीलियम के एटम फेंके थे, क्या फेंके थे, वो थे पॉजिटिव, क्या थे, पॉजिटिव, धनात्मक। और अगर अंदर जो भी जिससे भी वो टकराकर वापस आया, अगर वो नेगेटिव होता तो उसको वहीं पे चिपका लेता, वो वापस ही नहीं आने देता। इसका मतलब वो टकराकर अगर वापस आए तो उसका मतलब सेम होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगी, दो समान चार्ज जो होते हैं, आवेश होते हैं, आपस में चिपकते दूर फेंक देते एक दूसरे को। इसका मतलब ये वहां से वापस आया। इसलिए उस रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु खाली नहीं है, और ऐसी इतनी बात कहती डाल्टन का मॉडल अब बेकार हो गया। उन्होंने ये बोला कि भैया, रदरफोर्ड ने ये बताया, भैया भैया क्या भैया, उन्होंने बोला जी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर पड़े तो जरूर रहते हैं, लेकिन उसके बीच में एक सॉलिड पार्ट है जिसे हम केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो बहुत सॉलिड है, उसके अंदर वजन है, और वो कैसा है, पॉजिटिव, और बाहर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो जितने बाहर नेगेटिव उतना ही अंदर कुछ है पॉजिटिव, इसको बोला उन्होंने प्रोटॉन। क्या बोला, प्रोटॉन। प्लस में, और प्लस और माइनस बराबर बराबर हो तो कैंसिल हो जाते हैं, इसी वजह से पूरे परमाणु के अंदर कोई चार्ज नहीं दिखाई देता। ये थी बेटा रदरफोर्ड के मॉडल की उपलब्धि, और वो क्या थी, डाल्टन के मॉडल की कमी। लेकिन अभी भी डाल्टन के मॉडल में एक कमी थी, क्या, उसने बोला, किसी ने ये सवाल किया, अगर भैया ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और बीच में ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को खींच के पकड़ लेते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक पे क्यों नहीं चिपक जाते, और अगर ऐसा होगा तो एटम क्या होगा, अपने आप में ही खत्म हो जाएगा, और वो खत्म तो नहीं हो रहा। रदरफोर्ड ने बड़ा दिमाग लगाया, लेकिन उसका कोई आंसर ना आया। तो रदरफोर्ड के मॉडल को भी जिसने रगड़ दिया उसका नाम था बोर। क्या नाम था, बोर मॉडल, क्योंकि वो हो चुका था डाल्टन और रदरफोर्ड के मॉडल को देख देख के बोर। तो जब वो बोर हो गया तो उसने एक मस्त मॉडल निकाला, मस्त मॉडल निकाला, और मस्त मॉडल के बीच में केंद्र, और उसने बोला ये इलेक्ट्रॉन फ्री फंड इधर उधर नहीं रहता, वो अपनी कक्षा में घूमता है। जैसे कि 9th क्लास वाले 9th के क्लास में, 10th वाले 10th में, 8th में, क्या सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं खिचड़ी बना के, नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला सब वो अपनी क्लास में अपनी औकात के साथ से घूमते हैं। वो क्लास का उसने नाम क्या दिया, KLM और N।
इस तरीके से परमाणु का मॉडल पूरा हुआ। हो गया। हम किसी को गलत नहीं कह सकते, लेकिन किसी को कंप्लीट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सबने एक दूसरे को कुछ ना कुछ सीख दी। ठीक है, लेकिन बेटा पूछा जाता है कमियां और उपलब्धियां, तो ये लिखना है ना। अगला, अब बेटा एक न्यूट्रॉन भी मिला। क्या मिला? न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन होता है ना तो जिसपे कोई पॉजिटिव न्यूट्रॉन पे ना ही नेगेटिव। ठीक है, ये छोटे एन से डिनोट होता है। किससे? छोटे हैं। अब इनको याद कैसे रखें कि किसने इलेक्ट्रॉन खोजा, किसने प्रोटॉन खोजा और किसने न्यूट्रॉन खोजा? आपने तो इसको ईंट पर नाच। हाँ, इसको याद करने का तरीका है ईंट पर नाच। बेटा ठीक है बेटा, एक बार लिख लूं फिर बना। भैया कोई है, तो बेटा भैया कोई है। ईंट पर नाच, ये फॉर्मूला बन गया। स्टॉप करो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से याद रखेंगे ईंट पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। टा मतलब थॉमसन। क्या? कितना आसान हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। पा मतलब प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। जिसने किसको रगड़ा था? डॉल्टन के मॉडल को ही रगड़ा था। उसके बाद ना मतलब न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। जिसकी खोज किसने की? चैडविक ने। किसने? चैडविक। आसान हो गया। अच्छा बेटा, अगली बार जो हमारे नील बोर जी ने जो मॉडल दिया था कि के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है, याद रखना के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। एल में ज्यादा से ज्यादा 8, एम में 18, एन में 32। 2, 8, 18, 32। ये याद कर लो। बाकी क्लासेस अगली क्लासेस में होंगी। ठीक है बेटा, चलो। अब बेटा बहुत ज्यादा जरूरी चीज KLM के हिसाब से भरना है। ठीक है, अब तुमको 20 तक तत्व याद होने चाहिए। बेटा 9th क्लास वाले जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मैं हमेशा याद करने को बोलता हूँ। 9th और 10th वाले को 20 तक तत्व याद कर लो। उनका नंबर याद हो जाएगा तो उनका भार भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक, ज्यादातर केसों में बेटा परमाणु भार परमाणु नंबर का दूना होता है, ज्यादातर केसों में। लेकिन कुछ केसों में याद करना होता है, वो तुम याद कर लेना। ठीक है, पहला बेटा ये बोल रहा है हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या क्या है? 1 है। पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, बोरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसे याद करने का एक तरीका ही बताया था, लेकिन तरीका क्या? भाड़ में सीधे सीधे याद करो इसे। ठीक है, मेहनत करना सीखो। ये चोचलेबाजी नहीं चाहिए कि डायलॉग बाजी याद करो कि वो यहाँ गया, वो ऐसे गया। एक आध फॉर्मूला बता दिया जरूरी है, बाकी सीधा सीधा याद करना है इसे। समझ गए? अच्छा, हाइड्रोजन का क्या होता है? नंबर 1। तो जिसका मैंने क्या बोला, जिसका जितना नंबर उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? 1। ठीक है, अब इसे भरो के, एल, एम और एन में भरो। के में ज्यादातर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसके पास कितना है? 1। बाकी में 0 0। इसका हो गया। दूसरा क्या? हीलियम। हीलियम के पास कितने हैं? 2। मतलब नंबर 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो के में कितने आ सकते हैं? ऐसे ज्यादा 2। यहीं पे खत्म हो गया इसका मामला। तो बाकी 0 0 0। हाइड्रोजन के बाद कुछ बड़ा सा ले लें। ये ले लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन पे 8। कितने? 8। ऑक्सीजन पे अपने 8। ठीक है, 8 नंबर। जिसका नंबर 8, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 8। भरो 8। के में आ सकते हैं ऐसे ज्यादा 2। एल में 8 आ सकते हैं ऐसे। कितने? 8। लेकिन 2 चले गए जब 8 में से, तो बचे कितने? 6। 0 0 0 0 छोड़ो यार, डैश डैश छोड़ दो यार, खाली रह गई। अब इससे कुछ बड़ा ले लो, इससे बड़ा ले लो। मैग्नीशियम ले लो, Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है? 12। कितना होता है? नंबर 12। जिसका नंबर 12 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 12। पहले में 2, दूसरे में कितने भर सकते हैं? 8। 2 और अटकते हो 10। अब 12 में से 10 बचे 2, तो एम में कितने आएंगे? 2। तो अब इससे भी कुछ बड़ा ले लें। ले लो बेटा, इससे भी बड़ा क्लोरीन ले लो। क्लोरीन में कितने? 17। कितने? 17। मतलब इलेक्ट्रॉन भी 17। शुरू में आ गए 2, फिर आ गए 8, 2 8 7। कितने? और लास्ट में आएगा 7। 1 बचा 2। ठीक, इससे बड़ा ले लें कुछ। ऑर्गन ले लो। ऑर्गन कितना? आर्गन के पास है 18। पहले में 8, फिर 2 10 हो गए, इसमें 8, लास्ट में आएगा। अब बेटा 20 तक ही करो, इससे ज्यादा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, किसी भी परमाणु को किस तरीके से लिखा जाता है इसको याद कर लो बस। परमाणु के ऊपर जो उसका नंबर होगा उसका वजन या भार या उसका द्रव्यमान, और नीचे नंबर। तो याद रखना, वजन कब हमेशा कहाँ होता है? पैरों में या सर पे? पैरों में या सर पे? वजन कहाँ रखोगे? वजन पैरों में होता है। पता नहीं भाई, लोगों को मैंने सर पे उठाते हुए देखा है। तो वजन कहाँ होता है? हमेशा सर पे। इसे याद करने का तरीका, वजन कहाँ होगा? हमेशा सर पे। तो द्रव्यमान और वेट कहाँ होगा? मास कहाँ होगा? हमेशा सर पे। और नंबर नीचे। सर पे जब एक चीज आ गई तो नंबर नीचे।
अब बेटा मैं लिखना चाहूँ हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का नंबर भी 1 और वजन भी 1, समझ गए। अब मैं लिखना चाहूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर 8 और वजन 16। कार्बन को लिखना चाहूँ नंबर क्या, बोलो बेटा कार्बन का नंबर क्या है, जल्दी बोलो 10th वाले, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 6 नंबर क्या, और बाहर कितना 12। तो ये लिखना आ गया तुमको, ठीक है। अच्छा बेटा कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका नंबर सेम होता है लेकिन वजन अलग होता है, क्या, नंबर सेम होता है और वजन अलग होता है, और कई ऐसे होते हैं जिनका वजन सेम होता है और नंबर अलग होता है, या नंबर अलग होता है या वजन सेम होता है। इसको याद करना बड़ा आसान है बेटा, जिसका समान वजन हो, मतलब वजन बराबर हो, वेट बराबर हो, द्रव्यमान बराबर हो, मास बराबर हो, उसको बोलेंगे समस्थानिक, सॉरी समभारिक, समभारिक मतलब सम मतलब समान, भारिक मतलब जिसका वजन सेम हो, भार सेम हो, तो क्या होगा समभारिक। और समस्थानिक इसका उल्टा, जिसके नंबर अलग, एक होता है आइसोटॉप्स मतलब जिसका नंबर अलग हो, नंबर सेम हो, वजन अलग हो, फिर होता है आइसोबार, बार मतलब भार, तो समभारिक कौन है, जिसका वजन सेम हो और नंबर अलग हो। इस बात को याद रखना, ठीक है बेटा। ये है खाद्य संसाधनों में सुधार, चैप्टर नंबर 12 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर के बारे में बेटा बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल प्यार से इसको 10 मिनट के अंदर अंदर समाप्त करते हैं। देखो बेटा, और इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर कर जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं। सबसे पहली बात, फसलों के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, क्यों बेटा, इसलिए इंप्रूवमेंट चाहिए क्योंकि बढ़ती हुई क्या है, जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बेटा खेत तो बढ़ नहीं रहा, अब खेत बढ़ा भी ले तो जंगल खत्म, जंगल खत्म भी करते हैं तो बेटा भारत के पास तो धरती सीमित है ना, यूं तो है नहीं हम पाकिस्तान में आके खेती कर लेंगे, तो जनसंख्या बढ़ाते रहो, ऐसा तो हम करने वाले नहीं क्योंकि हम दूसरों पे हमला करते नहीं। चीन डरता नहीं, चीन कहता कोई बात नहीं, पॉपुलेशन बढ़ाओ, थोड़ा सा कब्जा इधर उधर करके खेत बना लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता बेटा। दुनिया की भी बात करें तो सबने अपने फूड प्रोडक्ट में क्या किया है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया है। क्यों किया है बेटा इंप्रूवमेंट, ताकि कम से कम टाइम पे अच्छी से अच्छी फसल, और कैसी फसल जिसके अंदर बेटा पोषक तत्वों की कोई कमी ना हो, ऐसी फसलें हमें मिले, और ऐसी फसलें मिले जिसके अंदर हमें कीटनाशक और दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि तुम भी जानते हो जिन फसलों के अंदर ज्यादा कीटनाशक, ज्यादा दवाइयां, ज्यादा केमिकल छिड़का जाता है, डालते तो कीड़े मकोड़ों के लिए हैं, उस फसलों को बचाने के लिए, लेकिन बेटा खाते तो हम ही है, तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो हमें भी उठाना पड़ता है। तुम्हें पता है लोग जो आजकल बीमार हो रहे हैं क्योंकि शुद्ध चीजें नहीं मिल पा रही है। शुद्ध क्यों नहीं मिल पा रही है भैया, मजबूरी है, किसान की क्या है, मजबूरी है, उसे भी तो कमाना है, तो वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए ऐसा काम करता है। लेकिन उसको अगर ऐसी फसल दे दें, ऐसा बीज दे दें जिस बीज में कीटनाशक लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कीड़ा खाता ही नहीं, ठीक। तो इस तरह का काम करने के लिए कौन कौन सी संस्था हमारे यहाँ काम कर रही है बेटा, पूषा नाम की संस्था है भारत के अंदर, बड़ी संस्था जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, दिल्ली में हम भी स्थित है, वो करोल बाग के अंदर स्थित है, वो वहाँ पे ये काम करती है, ठीक है। अच्छा, तो कैसी क्या बनाती है बेटा, बढ़िया बढ़िया किस्में बनाती है, वैरायटी क्या करती है, बढ़िया बढ़िया वैरायटी बनाती है, उनका उत्पादन तेज होता है ना, और वो क्या होती है बेटा, इस तरह की चीजों से प्रतिरोध होता है उनका, पहले से वो कीड़े मकोड़े उनको नहीं खा पाते, बिना दवाई के भी काम चल जाता है, ठीक है। एक और चीज, फसल उत्पादन का प्रबंधन, इसका मतलब क्या होता है प्रबंधन बेटा, प्रबंधन का मतलब होता है कि किस तरीके से खेत में चीजें उगाई जाती है, एक प्रोसेस होता है बेटा, इसका क्या होता है प्रोसेस होता है। तुम गमले में एक पौधा भी लगाओ तो उसका प्रोसेस होता है ना, क्या, गमला लाओगे, बढ़िया मिट्टी लाओगे, उसमें खाद लगाओगे, बढ़िया से उसको खोदोगे, ठीक से मिलाओगे, अंदर एक पौधा लगाओगे या बीज लगाओगे, फिर उसको अच्छे से खाद वगैरह देके ठीक से बंद करोगे और उसको पानी दोगे नित्य। ये बेटा प्रबंधन का काम होता है, ठीक है। पोषक प्रबंधन का क्या मतलब है कि बेटा एक फसल के अंदर हमें सारे पोषक तत्व प्राप्त हो, पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं लेकिन डल रहा है उसके ऊपर से केमिकल, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या भैया, ये भी नहीं कह सकते कि इस साल फसल नहीं हुई, फसल तो बचा के रखनी है, फसल उगानी हुई है, तो हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। खाद क्या होती है, खाद को बेटा मेन्योर कहते हैं, क्या, खाद को हम मेन्योर कहते हैं। पहले हमारे यहाँ पे बेटा हरी खाद बनती थी, हरी खाद कैसे बनती थी, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे गोबर का इस्तेमाल करते थे, ऐसे छिलकों का इस्तेमाल करते थे, सब्जी के और फलों का, सड़े हुए फलों का इस्तेमाल कर, जो की चीजें गल जाए, जो की चीजें गल जाए, उससे खाद बनती थी, वो बेटा बड़ी शुद्ध खाद होती है। उस खाद से जो सामान बन के निकलता है उससे कोई बीमारी नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है बेटा, हम खाद की जगह पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि खाद से उगने वाली बेटा चीजों में समय लगता है, लेकिन हमारे पास समय तो है नहीं, तो उसके जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वाले उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। वो चीजें क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, और हम दोबारा ग्रीन खेती पे आने चाहिए। तो ग्रीन खेती पे क्या हो सकता है बेटा, वही हो सकता है कि हमें तो फिर फसल ऐसी चाहिए, बीज ऐसा चाहिए कि बढ़िया उगे, खराब ना हो, और अच्छा सा अच्छा हो, टाइम और कम से कम टाइम में उग पाए, यही काम कर सकते हैं। दूसरा बेटा फर्टिलाइजर, जो उर्वरक होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है क्या, देखो उर्वरक का मतलब क्या है, खाद भी एक अच्छा उर्वरक है, लेकिन जब केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं, देखा है ना, एक दिन में, एक रात में सब्जी बड़ी,
सुबह लौकी डबल, रात का फल सुबह पक गया, केला पक के रात को हरे हरे केले आए, सुबह बिल्कुल बढ़िया बढ़िया केले मसाला डाल सामने देते तैयार हैं होते हैं। ठीक है बेटा, पीछे से कमेंट पास मत किया अगर तेरी आवाज बहुत गंदी आती है इसके अंदर वीडियो क्या करा बात तेज है। में। चलो अभी आपकी सेवा कराएंगे वीडियो के बाद। ठीक है ठीक है। केमिकल का इस्तेमाल अगर हम बार बार एक मिट्टी में करते रहे तो उससे क्या होगा, इससे हमें नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन जिस मिट्टी के अंदर उस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे खराब हो जाएगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। और बेटा वो तो और उस उर्वरक का जब हम इस्तेमाल करते हैं, अगर नदी के किनारे कर रहे हैं तो बेटा वो उर्वरक कहीं ना कहीं, वो केमिकल कहीं ना कहीं नदी के अंदर जाएगा, उस नदी के अंदर का पानी प्रदूषित होगा और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु को भी प्रभावित करेगा, उनको भी नुकसान करेगा। लेकिन कुछ बेटा केमिकल ऐसे होते हैं जो कि जमीन के अंदर इस्तेमाल करते करते जमीन के नीचे चले जाते हैं, जमीन के पानी तक पहुंच जाते हैं। अब वहां से जो कुआ है या वहां से जो नलका है, यहाँ से समर्सिबल, वो पानी तुम पियोगे तुमको भी नुकसान होगा, फसल से भी नुकसान, उस और जमीन को भी नुकसान और पानी को भी नुकसान, इस तरीके से होता है। ठीक है। अगला सिंचाई क्या है बेटा, सिंचाई क्या है, पानी की आवश्यकता को पूरा करना। तुम्हें पता है एक पेड़ पौधे को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है। सिंचाई करने के क्या तरीके हैं बेटा, पुराने जमाने का तरीका ये होता था कि बारिश की मदद लेते थे, उसके बाद कुएं खोदे, ठीक, लेकिन कुएं से भी तुम कितना पानी निकाल पाओगे। उसके बाद वो एक रहट नाम की प्रोसेस को तैयार करते थे। रहट का मतलब होता है एक बैल घूमता था और पानी चक्कर चलता था और पानी निकल के खेतों में चलता रहता, लेकिन वो भी एक स्लो प्रोसेस था। ठीक, मतलब तालाब की, अगर किसी के खेत के आसपास तालाब है तो तालाब का पानी का इस्तेमाल करता है। लेकिन आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो सीधा सबमर्सिबल लगाते हैं, पंप लगाते हैं, है ना, वाटर पंप, या दूर नदी है तो वहां से एक नहर खोद लेते हैं या वहां तक पाइप लगा के पानी को लगा देते हैं। ठीक है। फसल का पैटर्न क्या है, देखो फसल का कई पैटर्न है बेटा। कई लोग तो ऐसा होते हैं कि एक खेत के अंदर एक ही तरह की फसल लगाते हैं, कई लोग बेटा एक ही खेत के अंदर अलग अलग फसलों को भी उगा लेते हैं। तो जब बेटा अलग अलग तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहु उद्देशीय फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। अब बेटा अनाज का भंडारण क्यों किया जाता है, अनाज का भंडारण इसलिए किया जाता है क्योंकि बेटा अनाज उगा के अगर हम भंडार कर देंगे तो उसको आगे बेचने में आसानी रहेगी। और दूसरी चीज क्या है बेटा, कभी विपदा आ गई, जैसे भी कोरोना आ गया था, पूरे भारत में अंदर सरकार ने राशन बांटा था, लोगों को खाना खिलाया था। अगर भंडार ही नहीं होता, रिजर्व ही नहीं होता तो वो कहाँ से खाना खिला देते, कहाँ से ले आते, फिर कर्जा लेना पड़ता किसी देश से और कोई देता ना देता पता नहीं, और बेइज्जती होती वो अलग। बेटा खेती के अंदर ही एक अंग है पशुपालन। तो जो पशु पालता है, खेती के मतलब खेती ना करके पशु पालता है, उसको भी हम खेती के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है। पहले चीज है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन उसको बोलते हैं। पशु का मतलब क्या हुआ, जानवर पालना। कैसे जानवर पालना, जो कि दूध दे, उसका दूध बेच के कमाते हैं, उस दूध के प्रोडक्ट को बेच के कमाते हैं, और कई लोग तो अच्छी नस्ल बना के उन जानवरों को आगे बेच के भी कमाते हैं। अगली चीज बेटा मुर्गा फार्म। मुर्गा फार्म का मतलब पोल्ट्री, इसका मतलब है मुर्गी पालते हैं, मुर्गी बेचते हैं, मुर्गी का अंडा बेचते हैं, इस चीज से वो बेटा कमाई करते हैं, है ना। अगली चीज क्या होगी बेटा, जैसे कि हमारा मछली पालन या कि फिश प्रोडक्शन। इसका मतलब जो लोग बेटा समुद्र के आसपास रहते हैं या तालाबों के आसपास रहते हैं या नदियों के आसपास रहते हैं, वो इस तरह का काम भी करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या मछली भी सेवन करती है, मछली भी खाती है, तो ये उनके लिए होता है। मछली पालन क्या है, उनके लिए होता है। अब मछली पालन में खाली मछली नहीं होती, मछली के अलावा बेटा कई चीजें ऐसी, जैसे झींगा है ना, ऐसी कई चीजें वहाँ पे लोग खाते हैं। और चीन के अंदर जाओ तो वैरायटी की भरमार है, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, जमीन जो निकलता है उसके अंदर सब कुछ खा लेते हैं, वेल भी खा लेते हैं, शार्क भी खा लेते हैं। ठीक है। इंसान भी निकलता है कभी, तो उसे मछली पकड़ के खा लेते हैं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है बेटा। हाँ, तो देखो बेटा इसके अंदर भी क्या है, प्रॉन बना हुआ है, ये देखो झींगा बना हुआ है, ये भी बेटा खाने में खाया जाता है। हमारे यहाँ पे चीजें प्रचलित नहीं है, लेकिन जो समुद्र के आसपास रहते हैं वहां पे ये चीजें आराम से देखने को मिल जाएगी। ठीक है बेटा। ठीक है। इनलैंड फिशरी का मतलब क्या होता है बेटा, अंतःस्थायी मत्स्य। इसका मतलब जो लोग बेटा ना नदी के पास रहते हैं, ना झील ना नदी के पास रहते हैं, ना ही समुद्र के पास रहते हैं, फिर भी बेटा मछली तो दिल्ली के अंदर भी खाई जाती है। तो यहाँ से मछली कहाँ से लाते हैं, कुछ तो यमुना से निकाल लाते हैं, लेकिन जो यमुना से नहीं करते बेटा, अपने घर के आसपास ही कुछ पौंड, छोटा मोटा तालाब बना हुआ है, उसके अंदर ही मछलियां पालते और बेचते हैं। ठीक है। तो ये भी काम होता है। लास्ट है बेटा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पाली जाती है। मधुमक्खी से क्या मिलता है बेटा, मधुमक्खी से मिलता है शहद, और शहद की बहुत बड़ी मार्केट है, दवाई के अंदर यूज होता है, टेस्ट के अंदर यूज होता है, खाने के अंदर यूज होता है। ठीक है। और लोग तो ब्यूटी प्रोडक्ट